जो अपनी भाभी भैया के ससुराल चले गए होंगे कि यार हमें तो ये है कि अब क्लास 4:30 से होगी, तो चलो भैया की छोटी वाली साली से मिलाऊं, रंजन दिनों से मिली नहीं, ऐसा हुआ होगा। तो वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे जब तक कि रंजन के साथ खेल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। काजल कुमारी हमेशा हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता पाठक जी हैं, ब्रजेश राजपूत जी हैं और प्रकाश श्रीवास हैं। काफी सारे नकली नकली लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आप सबके सामने आ रहा है। इसके तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, सब कुछ दिया गया है। देखो भाई, 8 की वैधिकतम घात क्या होगी जो 25 फैक्टोरियल को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। ठीक है, तो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो 8 की अधिकतम घात के लिए 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, हम पहले 2 की अधिकतम घात निकालते हैं कि 25 के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो आपने कहा कि जी 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग जाएगा 12 बार, फिर 2 से भाग करेंगे 2 6 12, फिर 2 से भाग करेंगे 2 3 6, फिर 2 से भाग करेंगे 2 1 2। तो मुझे पता चला कि 12 और 6 18 और 3 21 और 1 22, यानी मैं ये कह सकता हूँ टोटल 2 की घात 22 बन रही है। टोटल 2 की घात कितना बन रही है? 22 बन रही है। अब अगर ये 2 की घात 22 बन रही है तो ये 8 की घात कितनी हो सकती है? 2 इंटू 2 की घात 21। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 की घात 7, क्योंकि 2 इंटू 2 की घात 3 को अंदर ले गया हूँ, 7 ऊपर है, 8 की घात 7। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि 8 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है जो 25 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, तो 25 फैक्टोरियल में मैक्सिमम 8 की घात 7 आ सकती है, तो वो इसको कर पाएंगे। तो 20 का करेक्ट आंसर। विकास का उत्तर ठीक था। किसी को डाउट है तो बता दो भाई। x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64, फाइंड x स्क्वायर। वाह, पहले ये सवाल बताओ, इसमें किसी को डाउट है? जब भी कभी पावर निकालनी होती है तो हम प्राइम नंबर की इसी तरीके से निकालते हैं, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीचे दी गई समीकरण में इकाई के स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल जो हम नहीं देख पाते हैं, हमें लगता है पेपर में नहीं आते, लेकिन वो पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, उस तरीके के सारे सवाल आज की क्लास में हम लेकर आए हैं। मैथ्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लास 1.8 में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्त, अब जब कभी हमें यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल में 0 आ जाता है। 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर होता है, प्लस 6 फैक्टोरियल 720 के बराबर होता है, डैश डैश डैश, सबके अंदर यूनिट डिजिट 0 आएगी। ठीक है, 5 फैक्टोरियल के बाद। तो जब भी कभी फैक्टोरियल के सम में अगर हमें यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो हम 5 फैक्टोरियल के बाद सबको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबका यूनिट डिजिट 0 होगा, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा यूनिट डिजिट, इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ेगा यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट हमें जब निकालनी होगी तो फर्क पड़ेगा केवल 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। फैक्टोरियल सबको निकालना आता है। 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 से लेके 3 तक गुणा कर दो, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? 6। अब आपने देखा 24 और 6 30, फिर 0 आ गया यूनिट डिजिट, 30 और 3 33, तो 3 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द होल एक्सप्रेशन। 3 आ रहा था सबका,
कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसका 3 नहीं आ रहा था। हर चीज रिवाइज हो जाएगी, इसी का नाम, इसीलिए इस बैच का नाम रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच है। सैंतीस पेड़ एक सीधी रेखा में इस प्रकार लगाए गए हैं कि किन्हीं दो लगातार पेड़ों के बीच की दूरी समान है। एक कार को 13वें पेड़ तक पहुंचने में 20 सेकंड लगते हैं। अंतिम पेड़ तक पहुंचने में उसे और कितना समय लगेगा ये बताना है। वाह, कितना प्यारा सवाल है। एसएससी सीजीएल प्री 2018 में आया। अगर आप इस सवाल का उत्तर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दीपक पुनिया जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। दीपक, आपको टेंशन क्यों हो रही है, ये भी एक कमाल की बात है। देखिए, किन्हीं दो लगातार पेड़ के बीच की दूरी समान है। 13वें पेड़ तक पहुंचने का मतलब क्या है? जैसे मैं अगर एक पेड़ की बात करूं, ये पहला पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है और ये तीसरा पेड़ है। तो अगर 3 पेड़ तक पहुंचने के लिए इसको 2 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। सेम मैं कह सकता हूं कि अगर ये 13वें पेड़ तक जाने की बात कर रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे 12 गैप तय करने पड़ेंगे जिसमें इसको 20 सेकंड लग रहे हैं। समझ रहे हैं? और जब बात 37 पेड़ों तक पहुंचने की होगी, तब मैं कहूंगा कि इसको 36 गैप कवर करने पड़ेंगे। 12 और 36, यानी कि 12 गैप करने में अगर 20 सेकंड लगते हैं तो 36 में 3 से गुणा कर देते हैं, 60 सेकंड लगेंगे। 40 आ रहा है ज्योति का, एकदम गलत है ज्योति। ज्योति आप एकदम गलत हो, बहुत लल्लू हो आप ज्योति, यही कहूंगा मैं तो। अंकित कुमार दास का ठीक है। किसी बच्चे ਨੂੰ डाउट है तो बताओ। जब 5, 6, 8, 9 और 12 को सबसे छोटी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल 1 होता है। लेकिन x 13 से विभाज्य है। जब x को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? भाई ये तो बहुत तगड़ा सवाल इन्होंने पूछा है, बहुत ज्यादा तगड़ा सवाल इन्होंने पूछा है। एमटीएस में अगर कोई सवाल पूछा गया है तो उसका एक अपना अलग ही अंदाज होता है, अलग ही चीजें होती हैं। बताएं क्या उत्तर होगा? देखिए, 5, 6, 8, 9 और 12 को सबसे छोटी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। अगर मैं यहीं तक बात करूं तो सवाल का उत्तर केवल यहां तक निकाल रहा हूं, इस लाइन तक,
तो मैं कह सकता हूँ सवाल का उत्तर होगा कि जी आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 5, 6, 8, 9 और 12 और +1, क्योंकि आपको 5, 6, 8, 9, 12 से भाग करने पर 1 बचता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5, 6, 8, 9 और 12 को एलसीएम ले लो, यानी एक ऐसी संख्या निकाल लो जो 5, 6, 8, 9, 12 से पूरी कट जाती है और उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार ये एलसीएम अगर मैंने इतना ले लिया तो 12 इंटू 6 तो कट ही रही है, इससे 5 नहीं कट रही तो 5 ले आए। 8 की बात करूं तो 4 इसमें आ गया, 2 ले आए। 9 की बात करूं तो 3 इसमें आ गया, 1 3 और ले आए, +1। अब आप सोचेंगे कि मैं अभी तक जोड़ के लिख क्यों नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि x 13 से विभाज्य है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 13 से विभाज्य कब होगी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम ऐसा नहीं करते कि इस पूरे को 13 से गुणा कर लें, तब तो संख्या का रिमाइंडर 1 की बजाय 13 हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम रिमाइंडर को नहीं छेड़ सकते, रिमाइंडर हमें 1 ही रखना पड़ेगा। अगर आपको गुणा भाग करनी है अपने हिसाब से ताकि 13 से कट जाए, तो आप इसको कर सकते हो गुणा। कैसे कर दिया हमने, 12 में 5 60 और 360 के +1 आ गई संख्या, 360 +1 आ गई संख्या। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई 13 से पूरी कट जाती है, तो ऐसा के का क्या मान होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि यार 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचेगा 10, 100 13 सत्ते 91, यानी कि 9 के बचेगा, 9 के +1। 13 से मैंने भाग लगाया तो 351 13 से कटती है और 9 के +1 बचेगा, ताकि के का मान पता लग जाए। तो आपने कहा के का मान 1 रखूं तो कटेगा 13 से, नहीं। 2 रखूं तो नहीं, 3 रखूं तो नहीं, 4 रखूं 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 रखने पे कटेगा। कि 10 रखने पे कट रहा है, 10 अगर मैं रख रहा हूं तो ये कट रहा है कि 91 बन जाएगा। तो मुझे समझ में आ गई ये संख्या क्या होगी, 10 रखने पे 3601 संख्या निकल के आ गई 3601। अब इन्होंने पूछा है कि इसको 31 से भाग करने पर क्या बचेगा, तो मैंने 31 लिखा, 31 एकम 31, बचेगा कितना 5 0 13 31, फिर 31 एकम 31, बचेगा कितना 19, फिर 1 उतार लिया, 31 से फिर भाग करेंगे तो 31 छिक्के 186, 186 का मतलब 5 रिमाइंडर बच गया, 5 उत्तर आ रहा है। गूगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गूगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गूगल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। सर एमटीएस का लेवल अच्छा आता है, हमेशा से अच्छा आता है। सर डायरेक्ट रिमाइंडर से नहीं कर सकते थे, कैसे करेंगे डायरेक्ट रिमाइंडर से, आप बताइए। 12 से भाग करने पर 1 बच रहा है, आपको 31 से भाग करने पर निकालना है, तो बड़ा मुश्किल है निकाल पाना, नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि संख्या ऐसी भी देखनी है जो 13 से कटे। क्लियर है, डायरेक्ट 31 भागे 13 कर दें, सिर्फ पागल हो क्या तुम बिल्कुल। 31 भागे 13 कैसे कर दोगे भाई, मतलब संख्या 13 से कट रही है तो 13 का मल्टीपल है 13x, और नीचे 31 है, आप 31 को 13 से कर रहे हो, मतलब उल्टा करके तुक्का फंसा रहे हो, बस उत्तर फंस गया है 5, तो आपको लग रहा है कि सही होगा। ऐसे थोड़ी होगा भाई, कुछ भी मत बोलो। 31 से भाग हो रहा है ना कि 13 से, तुक्का मारोगे तो पीटूंगा बहुत, चुपचाप से सवाल करो। 1 + r + r² + r की क्यूब बराबर r की पावर n बराबर 1 + r 1 + r² 1 + r की पावर 4 1 + r की पावर 8, देन द वैल्यू ऑफ n इज। वाह क्या सवाल है भाई, ये तो मजा आ गया इस सवाल को देख के। तो
देखो 1 प्लस आर आर स्क्वायर आर की क्यूब आर की पावर एन 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर एन क्या होगा। तो देखिए दोस्त, जो होगा देखा जाएगा। आप में से कितने लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं? यहाँ पे लिख ए प्लस ए आर स्क्वायर एन टर्म्स तक, एन टर्म्स। ठीक है भाई, तो इसका सम होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, ये होता है, ये इस चीज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन टर्म्स अगर हैं तो। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे तो n प्लस वन है क्योंकि एक से शुरू हो रहा है n, तो यहाँ पे n प्लस वन टर्म है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? पहला टर्म 1 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n प्लस वन बटे 1 माइनस आर। अब आप सोच रहे हो यार ये आपने कैसे करा है, बड़ा कमाल कर रहे हो आप तो। अरे कुछ कमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक से यहाँ से शुरुआत हुई है ना, तो टोटल टर्म्स n प्लस वन है। ये समझो बात को, n नहीं है, ये जीपी है, जीपी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब जब मैं इसको इसके बराबर रख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर, बड़ा मजेदार सवाल है। 1 प्लस आर की पावर 4 1 प्लस आर की पावर 8। तो मैंने कहा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपने कहा कि जी 1 माइनस आर की पावर n प्लस वन बराबर 1 माइनस आर से गुणा करूंगा, इसको 1 माइनस आर से गुणा करूंगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस आर की पावर 4, इन दोनों की गुणा करेंगे 1 माइनस आर की पावर 8, इन दोनों की गुणा करेंगे 1 माइनस आर की पावर 16। बार बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो मैंने देखा कि जी अगर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि n प्लस वन बराबर 16 है, तो n कितना आ जाएगा? 15। कई बच्चे इसी को 16 लिख देंगे क्योंकि वो फॉर्मूला गलत लगा देंगे, उनको लगेगा कि 1 माइनस आर की पावर n आएगा। n तब आता जब n टर्म होती, लेकिन यहाँ पे टर्म कितनी है? n प्लस वन, तो क्या आएगा? 1 माइनस आर की पावर n प्लस वन। आगे बढ़ते हैं मित्र, ये सवाल देख लीजिए। सर ये तो गलत बात हुई सर। दिव्यांशु क्या पूछ रहा है? दिव्यांशु कैसे कह रहे गलत बात हुई? प्रशांत महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र भी हैं आप, ये भी बड़ी बात है, दो दो चीजें एक साथ संभाले हुए हैं।
प्रशांत कह रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन के आपसे दिल्ली मिलने आऊंगा। जी बिल्कुल, जरूर आइएगा। देखो, एक चीज आप सबको पता होगी कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब। दिव्यांश, हो सकता है कि वो टाइप हो रही होगी, मुझे लगता है कि टाइप हो रही होगी और आजकल में टेलीग्राम पे सबको मिल जाए, तो आजकल इंतजार कर लीजिए, मैं पूछ के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मित्र कि इसका इसका और इसका सम जीरो है, इसका सम जीरो है और क्यूब भी है। तो मैं कह सकता हूं कि यार ये आ जाएगा 5, तो कॉमन ले लिया। 3abc यानी कि 3 ए की घात 6 माइनस बी की घात 6, बी की घात 6 माइनस सी की घात 6, सी की घात 6 माइनस ए की घात 6, ठीक है। बटे बटे मैंने 2 कॉमन ले लिया, फिर 3 आ जाएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब और सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब, ये आ जाएगा। अब आपने देखा कि 3 से 3 कट गया, 5/2 तो बचेगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इसके फैक्टर होंगे, माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, दूसरा बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, तीसरा सी की क्यूब प्लस ए की क्यूब। बात खत्म, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अरे सवाल में डिग्री मेथड नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन डिग्री मेथड से होगा क्या कि सारे ऑप्शन की डिग्री 3 है, फायदा नहीं मिल पाएगा कोई डिग्री ऑप्शन से, इसीलिए नहीं लगाया। आसानी था ये सवाल तो। ये सवाल देखिए भाई, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। यह सारे प्यारे प्यारे सवाल पूछ रहा हूँ पेपर में आए हुए, जो आपकी निगाह ही नहीं गई होगी जिन सवालों पे कभी। आप तो हल्के बुल्के आसान आसान सवाल करके निकल जाते हो।
देखो भाई, ये थोड़ा सा मुझे तो हेल्थी सवाल लग रहा है, बाकी देखते हैं। किसी का उत्तर आया बच्चे का, पता नहीं। अब जैसे इसने साफ साफ कह दिया है कि 0 से 90 के बीच में, तो मैंने कहा एक बार ऑप्शन रख के देखते हैं क्या 45 पे सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा। 60 की अगर मैं बात करूं तो 60 पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऑप्शन ही बच रहे हैं 45, 60, 30। तो मैंने कहा क्योंकि पॉजिटिव रखना है, 30 रखूंगा तो 30 पे ये छोटा होता है, नहीं रख सकता, तो 60 रखा। √3 माइनस 1/√3 बराबर ये कितना होता है, 2/√3। आपने देखा ये भी कितना आ गया सॉल्व करके, 2/√3। इसका मतलब कि ये इक्वेशन थीटा बराबर 60 पे सेटिस्फाई हो गई, बात खत्म। अगर ये थीटा 60 पे सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ रख देते हैं 2√3 माइनस 1/2 बटे √3 इंटू 1/√3 प्लस 60 रखूंगा तो 2 आ जाएगा। तो नीचे तो बनेगा 3 और 2 ऊपर से आएगा, नहीं नीचे हो गया टोटल 6, और ये 4√3 माइनस 1, 4√3 माइनस 1/6। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी अगर आपको बुरा लगा, मैंने पीडीएफ के बारे में पूछा और सर आप हो हर बात सुनते हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अरे दिव्यांशु भाई बिल्कुल कोई बात नहीं, मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा। आपको लगता है कि मैं आपकी बात का बुरा मानूंगा? मैंने तो आते ही, आप आए नहीं, लेट आए थे क्लास में, आते ही पूछा था दिव्यांशु भाई कहाँ। कैसी बातें आप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए। सीजीएल मेंस 2020 में आया, मतलब मेंस में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं छोटे छोटे। जल्दी बताओ उत्तर क्या होगा। देखो, अब कॉट आर बराबर 1/3 है। ट्रायंगल बना लेते हैं, भैंस की टांग खींच देंगे पकड़ के। आर 1/3, ये कितना होगा, 3 के 9 में से 1 गया, 8, 2√2। क्यू 90 है और ये पी, पी क्यू आर 2√2 और ये 3, ठीक है। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ सेक पी। अब सेक पी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि जी सेक पी की वैल्यू होगी 2√2/3। कॉस आर की वैल्यू क्या होगी, 1/2√2 प्लस साइन पी की वैल्यू क्या होगी, 1/2√2। ठीक है भाई, क्योंकि जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बटे। कुसेक आर क्या होगा, 2√2/3। साइन आर क्या होगा, 3/2√2। क्या गंदा उत्तर है। माइनस कोसेक पी क्या होगी, कोसेक पी 2√2 खाली माइनस 2√2। ठीक है, चलो भाई, उत्तर तो गंदे ही आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं। मैंने देखा कि जब मैं ऊपर गुणा करूंगा 2√2 से, तो ये ऊपर 2/3 बचेगा भाई, बस 2/3। और नीचे गुणा करूंगा तो 1 माइनस 8/3, ये आ गया -5/3, तो -2/5 उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ रहा है किसी का -2/5? हमारा ही आ रहा है, आपका भी आ रहा है। 8 और ये 3, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? साइन आर अगर निकालेंगे तो 3/2√2 और कोसेक पी निकालेंगे तो 2√2/1। सही है बिल्कुल। और कोसेक आर अगर निकालेंगे तो 2√2/3। सही है, 8/3 ही बचेगा। इधर 1 बच रहा है, 1 माइनस 8/3 -2/7 आएगा सर, √10 आएगा। ओहो शिट 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 शिट, इतनी देर में तुम उत्तर अब जाके बता रहे
हो भैया की रूट 10 होगा, अब मैं इसको कोई और तरीके से ही कर डालूंगा, तुम इतना समझो जी भैया। मैं ये कह रहा हूं P प्लस आर कितना है, 90 है। P प्लस आर 90 है भाई, तो मैंने कहा sec P इंटू कॉस आर। P प्लस आर 90 है, sec P इंटू कॉस आर प्लस साइन P इंटू sec P। तो अगर हम इसको चेंज कर लें, 90 माइनस P कर लें, तो ये कोसेक P बन जाएगा। क्या बन जाएगा, P की जगह कोसेक R बन जाएगा, सॉरी माफी चाहता हूं, कोसेक R। आप देखो मैंने P की जगह 90 माइनस R रखा तो ये कोसेक R बन गया। ये कॉस R प्लस साइन P की जगह मैं अगर रखूं तो ये भी कॉस R बन जाएगा। बट अब मैं अलग तरीके से कर रहा हूं सवाल। अब ये कोसेक R है, नीचे कोसेक R ऑलरेडी चल रहा है, ब्रैकेट में साइन R माइनस कोसेक P को चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, सेक R। अब सब कुछ मैंने R में ही बदल दिया, हटाओ, ये दोनों आपस में कट जाएंगे भाई, ये दोनों आपस में कट गए। ऊपर क्या आ गया, 2 cos R आ गया, ऊपर क्या आ गया, 2 cos R। अब मेरा दिमाग ठनक गया था ना, तो मैंने कहा अब ऐसे नहीं करूंगा, नीचे साइन R माइनस सेक R। अब मैंने cos R से और भाग कर दिया, तो ऊपर तो केवल 2 रह गया और नीचे tan R माइनस सेक स्क्वायर R। बस इतना सा सवाल बना दिया मैंने। मेरा मूड खराब हुआ तो मैंने अलग तरीके से कर दिया, काट दिया। आप चाहते तो इतना भी ज्यादा मूड ना खराब करते तो भी ये सवाल हो जाता, कैसे, 2 बटे, जैसे यहां तक ना जाते, आप यहीं तक रहने देते, इतना तो हो ही गया था, कट गया था, तो 2 cos r कितना होगा, 2 cos r कितना होगा, cos r मतलब 1 बटा रूट 10, 1 बटा रूट 10, ठीक है, cos r। और साइन r कितना होगा, 3 बटा रूट 10 माइनस सेक r कितना होगा, खाली रूट 10। आपने देखा ऊपर वाला रूट 10 जब नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो -7 बचेगा। अच्छा सवाल था, गलती इस सवाल में बहुत ज्यादा होने के चांसेस थे, बट ठीक है, हमने सेक पी से कोसेक आर काट दिया। ऐसे थोड़ा बहुत आपको भी काट पीट करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि सवाल में गलती होने के चांसेस कम हो तो काट पीट कर दीजिए। सर सीजीएल की मेंस ज्यादा इजी लग रहा है प्री से, तो पहले आप मेंस दे दो। मैं तो कहता हूँ सबसे सही तरीका है, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मेंस ज्यादा इजी है प्री से, तो पहले मेंस दे दो, खत्म बात। बाद में अपना तैयारी करके अच्छे से प्री दे देना। ये सबसे सही तरीका है पास होने का, एग्जाम निकालने का। पहले नौकरी कर लो डायरेक्ट, प्री मेंस तो बाद में कह दो भैया अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम बाद में दे देंगे। मैं तो कह रहा हूँ नौकरी में भी मेहनत लगती है, क्यों करोगे नौकरी भी, सीधे बोल दो कि भैया पहले सैलरी दे दो, हम लोग नौकरी का बाद में देख लेंगे। पहले सैलरी उठा लो सरकार से, कुछ बहाना मार के अपना 1-2 साल 4 साल 5 साल का सैलरी उठा लो सरकार से, तो बाद में हम काम कर देंगे भाई तुम्हारा। एलिगेशन इजीली किससे करें, इजीली किससे करें मतलब क्या है, किसे कर लो एलिगेशन।
एक व्यक्ति की लंबाई 2.2 मीटर है और वह 92.2 मीटर की इमारत से एक निश्चित दूरी पर है। भवन की ओर x मीटर की दूरी चलने के बाद व्यक्ति की आंख का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। x का मान ज्ञात करें, क्या होगा। एक व्यक्ति की लंबाई 2.2 मीटर है, इसकी मैं इसको भोपाल ले जाऊं, आदमी की लंबाई 2.2 मीटर है, बताओ। और वह 92.2 मीटर की इमारत से एक निश्चित दूरी पर है। ये लो जी, 92.2 मीटर की इमारत से। अभी इस व्यक्ति के आंख का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। आदमी थोड़ा सा दूरी चल के आता है, यहां तक आता है, तब इसके आंख का कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। आपको पता है 2.2 है, 92.2, तो ये 90 होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक 90 होगी। और x का मान पूछ रहा है हमसे, डाल देंगे x। ये अगर 90 है, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये 60 पे ये √3 और ये 1, और 45 पे ये पूरा भी √3, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बच गई जो दूरी आप x बता रहे हैं, वो √3 - 1 है। तो हम ये कह रहे हैं कि √3 की वैल्यू 90 है, 1 की आ गई 30 √3 से भाग किया तो, और √3 - 1 की कितनी आ जाएगी, 30 √3, और √3 - 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 30 और 3 - √3। √3 होता है 1.73, रख देते हैं 30, 1.73 घटेगा 3 में से तो बचेगा 1.27। 30 से गुणा किया है, 12.7 की 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37.1 ऑप्शन में है नहीं है, 38 के आसपास है ये उत्तर। कौन सा आ रहा है आपका, 1.732 भी कर सकते थे हम इसको, तब क्या उत्तर आता है, इन्होंने दिया नहीं ना √3 की वैल्यू क्या होगी। 3 - 1.732 गुणा 30, 38.04 ही आ रहा है, 38.04 ही आ रहा है भाई। मुझे लगता है अभी हमने गुणा गलत किया, यही आ रहा है 1.27 गुणा 30, 38.1 है, 37.1 के बजाय, डी उत्तर है। चलो भाई, तान्या सचदेवा, तान्या तान्या सचदेवा सचदेवा, देवा 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 सचदेवा, देवा 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 सचदेवा, देवा देवा रे देवा। आगे बढ़ते हैं। सवाल सब आपको अच्छे लगेंगे, बढ़िया लगेंगे, आपने नहीं किए होंगे, आपका निगाह नहीं गई होगी, लेकिन सवाल सब क्लासिक है। आप ये सवाल देख लीजिए भाई, मजा आएगा आपको प्रैक्टिस बैच में, इस बात की पूरी गारंटी है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एसी उसका कर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एसी उसका कर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बोलो।
एबीसी, जहां एसी उसका कर्ण है, कौन सा एक सही है? वाह, कमाल का सवाल इन्होंने पूछा भाई। ये तो हमने आज तक कभी देखे नहीं इस तरीके के सवाल, बट सवाल में दम है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जैसे 3 4 5 पे अगर हम इसको वैलिड करके देखें, 3 4 5 पे, तो आप कहेंगे 5 की क्यूब यानी 125, 3 की क्यूब यानी 27 और 4 की क्यूब यानी 64। 7 और 4 11 का एक हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 125 बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है 191 से। अब हम इक्वल पे और लगा के देख लेते हैं कि अगर इक्वल होती चीजें तब क्या स्थितियां होती। तो 2√2 आता और 2√2 और ये 1+1 आता, तो आपको पता है कि 2√2 भी बड़ा होगा, यानी हमेशा AC की क्यूब बड़ी होगी। क्यों? उसकी एक वजह ये भी है कि AC का स्क्वायर बड़ा होता है, AC का स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। इन्होंने ये भी कहा है, इन्होंने बट ये नहीं कहा कि इंटीजर हैं ये भुजाएं। अगर इंटीजर ना होती, कोई दूसरी भुजाएं होती, तब कह पाना बड़ा मुश्किल भी होगा, बट ठीक है, AC की क्यूब बड़ा ही आ रहा है। इक्वल आने के भी चांसेस है नहीं कोई किसी भी तरीके से। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आज डॉक्टर्स डे है, जीके जीएस में आएगा मेरी शिफ्ट में। डॉक्टर्स डे आपकी शिफ्ट में आएगा। चलिए एक और चीज इसको और अच्छे तरीके से प्रूफ करके बता देता हूँ, जैसे जिनको ठीक है, इसको एक और तरीके से देख लो। जैसे बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यार तरीके से हमें बता दो, ऐसे आपने वैल्यू पुट करके बता दिया, इनकेस ना आए ये चीज दिमाग में। ठीक है, एक और दूसरा तरीका देख लो। जैसे कि हमें बताया कि यार AC कर्ण है और ये भी ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AC की क्यूब, सारा कुछ AC की क्यूब से ही कंपैरिजन कराना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ AB की क्यूब प्लस BC की क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है कि ये A की क्यूब प्लस B की क्यूब है। अब अगर ये A की क्यूब प्लस B की क्यूब है, तो मैं A प्लस B फॉर्मूला लगा देता हूँ, BC ब्रैकेट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AB इंटू BC लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि AB प्लस BC, AB प्लस BC दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये बात तय है। अरे मानते हो कि नहीं? दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि नहीं? यानी कि AC अगर मैं इसकी जगह लिखना चाहूं तो AC से छोटा आएगा थोड़ा सा, AC की क्यूब, और यहाँ आएगा AC से छोटा। ठीक है, प्लस इंटू AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे AC का स्क्वायर माइनस AB इंटू BC। अब आपने देखा कि AC कम है और AC से गुणा होगा तो AC की क्यूब भी थोड़ी सी कम आएगी, मैंने माइनस लगा दिया, और माइनस AC कम और AB इंटू BC। तो आप देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि AC की क्यूब से ये थोड़ा कम है और उसमें से भी आप घटा रहे हो कुछ, तो हर हाल में ये इससे बड़ा होगा, बराबर के भी चांस कभी नहीं है। बोलो भाई, तरीका जमा कि नहीं? तरीका जमा कि नहीं? जैसे दही जमता है वैसे तरीका भी जमना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। सत्यम कुमार, प्रकाश श्रीनिवास,
इस सवाल को करने के पता है बहुत अच्छे और कई सारे तरीके हैं, मतलब बहुत अलग अलग लेवल के तरीके हैं इस सवाल को करने के, जिसमें से मैं जो बताऊंगा वो एक बेस्ट तरीका बताऊंगा कि अगर ये 10 थी पूरी और मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो आप अच्छे से समझते हैं कि ये 5 में डिवाइड हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा और 3 तो इधर है ही। ठीक है भाई, 5। अब आपको मालूम है कि अगर ये 5 है और हमें पता, या आप ऐसा कर लो, इधर रख लो इसको, मैं तो कहता हूं इधर रख लो, तो आपको पता है कि ये 13 और ये 5, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा कैसे? क्योंकि 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब मुझे ओपी निकालना है, ओपी, और ये मैं 2 निकाल चुका हूं और ये 12 निकाल चुका हूं, तो मैं ये कह सकता हूं ओपी अंडर रूट के अंदर, क्योंकि परपेंडिकुलर है, जीवा को बाइसेक्ट करेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 1 का और 6 का 37 बच गया। इससे सरल तरीका कोई बता दे मुझे तो मैं नाम बदल दूंगा। बताओ, मात्र 2 लाइनें लिखी है मैंने सवाल करने के लिए, मात्र 2 लाइनें। बोलो समझ आई नहीं आई बात? जल्दी बताओ सत्यम कुमार। यार ये एसी क्यों नहीं चल रहा है? ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर का कसूर है। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। एक बच्चा कह रहा है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं फिर से कि अगर ये 7, ये 10 है ए बी, और ये पी भी 3 है, सीडी की तो मुझे जरूरत ही नहीं हुई इसमें। बहुत से लोग सीडी में दिमाग लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि ये 3, और मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो बाइसेक्ट करेगा, इस 10 को 5 में डिवाइड कर देगा। अब अगर ये 5 है और ये 13 तो ये 12 आ जाएगा, और ये भी 5 है और ये 3 तो ये 2 बचेगी, तो ओपी में पाइथागोरस लगा दी, बस। करा क्या? अरे भाई, अलग से बता देता हूँ कि ये ए बी कॉर्ड है, ए बी, और टोटल 10 दे रखी है और आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो ओ से, तो 5 में कटेगी। ये आपका पी है, ये 3 है तो ये 2 बचे। आप समझ गए? क्लियर है जसवंत को? जसवंत बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। जसवंत, अब आप एक आध सवाल खुद भी करो तो मजा आएगा। ये वाला सवाल देखो, एसएससी सीजीएल मेन 2018 में आया है जसवंत। एसएससी सीजीएल मेन 2018 में जसवंत ये सवाल आया है, फटाफट उत्तर बताओ तुम, अगर काबिल हो तो। जसवंत रे, जसवंत रे। एक लंब प्रिज्म का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 9 है, प्रिज्म को उसके आधार के समानांतर 2 समतलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा गया है। शीर्ष मध्य और निचले भाग के आयतन का अनुपात। देखिए, प्रिज्म जो होता है वो ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा, एक जैसा। अगर मैं बात करूं कि
एक उसका आधार वर्गाकार है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड है और कुछ नहीं है, क्यूबॉइड है। और एक क्यूबॉइड इस तरीके से है, और अगर मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड भी करता हूँ इक्वल हाइट पे, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि L इंटू बी तो सबकी सेम है, हाइट आपने तीनों की सेम कर दी, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो एक 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 उत्तर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। अगर यहीं पे ये पिरामिड होता तो 1 8 27 उत्तर आ जाता अगर ये पिरामिड होता तो, लेकिन प्रिज्म है, ऊपर से नीचे एक जैसा है, तो इक्वल वॉल्यूम होगा। आगे सवाल पूछता हूँ। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सबसे आसान सवाल है आज की क्लास का। काव्या जैन हमारे साथ है। हाँ देख सकते हैं, समीता घोष, क्यों नहीं देख सकते, ये तो आपके बहुत काम आएंगे रिवीजन टू प्रैक्टिस क्लास। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी सिमिलरिटी लगनी है कि एडी कितना है 12, एडी 12, एई कितना है 8, ईसी कितना है 14, तो बीडी का मान बताना है क्या होगा, ये एक्स बताना है क्या होगा, सिंपल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंगल कॉमन है अल्फा, और ये एक बीटा हो जाएगा, तो 70 ये है ही, तो ये बीटा हो जाएगा। बीटा के सामने की भुजा बड़े वाले में x प्लस 12 है, छोटे वाले में बीटा के सामने 8 है, ठीक है। 70 के सामने बड़े वाले में 14 और 8 22 है, छोटे वाले में 70 के सामने 12 है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो x कितना आ गया जी, x बराबर 44/3 माइनस 12, 12 तिया 36, 36 मतलब 8/3, x 8/3 आ गया। सवाल में बीडी पूछा है, बीडी x माना था, 8/3 उत्तर। बहुत आसान सवाल था, केवल सिमिलरिटी लगानी थी, एंगल के सामने की भुजाओं का अनुपात लेना था। जब दो त्रिभुजों में तीनों एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो जाते हैं, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, फिर एंगल के सामने की भुजा का अनुपात बराबर होता है। अगर आपने 70 के सामने बड़े ट्रायंगल में लिया है तो 70 के सामने छोटे ट्रायंगल का, आपने बीटा बड़े ट्रायंगल में लिया है पहले, तो बीटा छोटे ट्रायंगल में भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर होता है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। ओहो,
यूपीएससी सीसेट 2022 में बड़ा प्यारा सवाल आया, बता दीजिए क्या उत्तर होगा। देखो भाई, आप पता है सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ऐसे तो हम परफेक्ट नंबर में पढ़ते थे कि भाई संख्या के सम और प्रोडक्ट बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ही ऐसी संख्या पॉसिबल है, 1 2 3। 1 2 3 बराबर होगा, लगातार की अगर बात करें तो 1 + 2 + 3। अब बताओ, ओनली वन आ रहा है किसी का? ओनली 3 बता रहे हैं लोग। 3 कैसे? मैं अब निकाल लेता हूँ, 3 क्रमागत पूर्णांक लिख लेते हैं। मैंने कहा x, x+1 और x-1। ये रहा। अब इसने कहा है कि इन तीनों का गुणनफल क्या होगा? x × x² - 1, यही होगा, बराबर। इन तीनों का सम कितना होगा? तो आपने कहा 3x। अब मैंने x से x काट दिया दोस्त। अब मैंने x से x काट दिया, तो या तो x 0 हो, 0 तो संभव नहीं है, फिर 3 लगातार कैसे हुए? अब ये x² = 4 आ गया, तो x कह सकता हूं +-2। अब इन्होंने पॉजिटिव तो बोला नहीं है, +-2 है, तो अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो ये 3 आ जाएगा और ये 1, और मैंने -2 रखा तो ये -1 और -3। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखिए, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोला, और पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोला तो फिर दोनों लेने पड़ेंगे, 2 उत्तर आ जाएगा। 1 0, अच्छा x 0 भी हो सकता है, सॉरी मेरे से फिर मिस्टेक हो गई। मैंने कहा x 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है x 0, क्यों नहीं हो सकता? x 0 भी हो सकता है, क्योंकि x से x काट दिया था, हमें क्या करना था, इधर लेके आके कॉमन लेना था, x कॉमन ले लेता मैं, तो ये आ जाता x² - 4 = 0। तो यहां से x की वैल्यू या तो 0 या x² = 4। वाह, x = +-2। अगर हम 0 रखते तो ये 0, 1 और -1। अब इन सबका सम और गुणनफल ओनली 3 पॉसिबल होगा। यार बहुत तगड़ा सवाल था, पहले 1 फिर 2 फिर 3, मैंने खुद पहली बार देखा ऐसा सवाल। बट तरीका हमारा सही है, यही बेस्ट तरीका है। जब तक हम इस तरीके पे नहीं गए थे तब तक तो हमें एक ही लग रहा था। तो तरीके हमें हर सवाल के आने जरूरी है, तरीके हमें हर सवाल के आने जरूरी हैं।
देखो भाई, एक संख्या m 25 से विभाज्य, यदि m + 5 m + 1 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? वाह, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। m² + 6m + 5, ये m 25 से विभाज्य है, तो m अगर 25 से विभाज्य है तो बस, अगर m 25 से विभाज्य है तो ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा और रिमाइंडर बचेगा 5। ये उत्तर है। तो कुछ था ही नहीं इस सवाल में तो जसवंत बाबू। बताओ जसवंत बाबू, इस सवाल में कुछ था क्या? मिस्टर जसवंत बाबू, मिस्टर बाबू जसवंत, बोलो। लल्लू क्वेश्चन है। ये देख लो, यदि चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था, यदि 25-35 कम ने आवेदन किया था और 10 कम चयनित हुए थे, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 3:5 होता। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? देखिए भाई, अब जब कभी ऐसा सवाल होता है तो हम देखते हैं कि यार 35 कम लोगों ने आवेदन किया था और 10 कम चयनित हुए थे, तो ये अनुपात इतना होता। यानी ये टोटल और सिलेक्टेड में चेंजेस की बात कर रहा है, तो जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे वो टोटल और सिलेक्टेड में लगाएंगे, टोटल और सिलेक्टेड में लगाएंगे। तो टोटल पहले कितने थे? 14 और 25 39 थे, और सिलेक्टेड कितने थे? 14। बाद में 8 और 3 हो गए। ऐसा कब हुआ है? आपको पता है, जब 35 कम लोगों ने आवेदन किया, -35, और 10 कम चयनित हुए हैं। तो आपको ये बात भी पता है कि जब दोनों ही कम हुए हैं तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 35 और 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट? 39 दिया 117 और 14 अट्ठे 112 का अंतर आ गया 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 80 और 35 दिया 105, 25, 5 की वैल्यू 25, 1 की 5 आ गई। हमें क्या निकालना है? 39 टोटल लोगों की वैल्यू बतानी है। 39 पंजे 195, यही उत्तर है। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखना भाई, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो सवाल करने में, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़ा सवाल हो, आसान सवाल हो, मुश्किल हो, सब कर ही लेते हो।
जी जसवंत, देखिए कह रहा है कि एबीसीडी को 43-60 रुपए को 3-4-5-8 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में विभाजित हो गया। परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया यार इन्होंने ये। अगर मैं इस अनुपात की बात करूं तो ये अनुपात निकलेगा क्या? 120 एलसीएम आ गया, तो 3 से भाग करूंगा 40, 4 से करूंगा 30, 5 से करूंगा 24 और 8 से करूंगा 15। ये अनुपात आ गया, यानी 40, 30, 24, 15। तो मैं तो ये कह रहा हूं 40, 30, 24, 15, 24, 15, 39, 109 आ रहा है, और 109 की वैल्यू आप सबको पता है 4360 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 40। तो मेरे पास सबका अनुपात ही आ जाएगा, क्योंकि सब ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे हैं ऐसे ही करने में फायदा है कि भाई 1600 इसको मिले, 1200 इसको मिले, 24 चौक 96, 960 इसको मिले, 15 चौका 60, 600 इसको मिले। दूसरा मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि 5, 4, 9, 3, 12, 8, 20 की वैल्यू अगर ये थी तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 218। 218, तो फिर ए को कितना मिलेगा? 218 तिया 654। बी को कितना मिलेगा? 218 चौका 872। सी को कितना मिलेगा? 218 पंजे 1090। डी को कितना मिलेगा? 8 दूनी 16 और 18 अट्ठे 144, 1744। अब आप देख लीजिए कि किसको क्या ज्यादा या कम मिला है ऑप्शन से। बी रिसीव 318 लेस, बी रिसीव 318 लेस, ये बात बिल्कुल सही है। ए सही है, बी को 318 रुपए कम मिले, नहीं ज्यादा मिले हैं, सॉरी। बी को तो 318 ज्यादा मिल गए ना, ऊपर वाला गलत है। अच्छा, और डी रिसीव 1144 मोर। हाँ, डी को 1144 ज्यादा मिले हैं, नहीं कम मिले हैं डी को भी 1144। ये ओरिजिनल है ना भाई, ये ओरिजिनल है, इससे कंपैरिजन होगा। ओरिजिनल ये है। ए रिसीव 956 रुपए मोर ऊपर वाले केस में, ये सही है। ए को 956 ज्यादा मिले, 956 ही आएगा ना, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 700 घटाएंगे तो 946 आएगा। 946, ये भी गलत है, 946 आएगा गैप, ये भी गलत है भाई। सी रिसीव 130 लेस, सी को भी 130 ज्यादा मिले हैं, नहीं सी को 130 कम मिले हैं, 90 और 40। डी करेक्ट है यार, बहुत गंदा सवाल था भाई। जसवंत भाई कितना घटिया सवाल था यार, इतना डाउट क्रिएट कर रहा था। कोई डाउट अगर किसी बच्चे को आ रहा है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, यहाँ तक कि डेड बॉडी भी अगर बताएगी तो मैं मान लूंगा। नेहा 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 नेहा। CHSL 2019 में आया, वैसे भी बहुत बार आया, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को करो।
24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं 13वीं से एक अधिक है, तो संख्या 12वीं और 14वीं का औसत क्या है बताना। जी जसवंत, नेहा हमारे साथ है। सोचिए, नेहा जबकि कोई छोटी हस्ती नहीं है, नेहा की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी क्रैक पर्सन है। देखिए, 24 संख्याओं का औसत 65 है, ठीक है। पहली 11 का 67, अंतिम 10 का 70। अब रह गई 3 संख्या, कौन कौन सी रह गई? 12वीं, और आदमी की होती है 13वीं। 13वीं पे तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, आदमी कितना इमोशनल हो जाएगा। सोचिए, आप ये 13वीं लिख रहे हो, इसको देख के आदमी कितना इमोशनल हो जाएगा। आपको कोई मतलब नहीं है इस बात से, आपने तो सवाल पूछ लिया 13वीं 13वीं, बार बार पढ़ेगा, इमोशनल होगा। 13वीं देखो, अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं सारी संख्याओं को 65 65 मान रहा हूं। मैंने मान लिया सारी संख्याएं 65, तो इनका सम आ गया 3 गुणा 65। अब आप कहोगे आप गलती कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर सारी 65 होती तो यहाँ पे ये -2 ज्यादा है, +2, 11 संख्याओं में 22 ज्यादा है, तो मैंने कहा चलो 22 घटा देता हूँ जो वहां ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं से तो लिया होगा इन्होंने 22। फिर मैंने देखा कि ये कितना ज्यादा है, आपने कहा ये 5 ज्यादा है जी, 10 संख्याओं पे यानी 50 ज्यादा है। 65 से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैंने कहा लो जी 50 भी घटा देता हूं। अब आपको पता है 12वीं 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं से एक अधिक है। अगर मैंने इसको x माना तो ये x - 13 है, पहली चीज, ठीक है भाई। और 14वीं 13वीं से एक अधिक है, यानी ये x + 1 है। और मुझसे जो पूछ रहा है सवाल में, वो इन दोनों का औसत पूछ रहा है। 12वीं और 14 का औसत क्या होगा? 2x - 12 बटे 2, तो x - 6 औसत होगा, x - 6 औसत होगा, ठीक है। मैंने इन सबको जोड़ा तो ये आ गया 3x - 12 बराबर 3 गुणा 65 -72। 3 से मैंने पूरा भाग कर दिया, तो x - 4 65 - 24। x कितना आ गया? 65 में से 24 घटाऊंगा, कितना बचेगा? वैसे 20 ही घटाने की जरूरत पड़ेगी। 45, x 45 आ गया। 45 यहाँ रख दूं भाई, 39 उत्तर है। बोलो, सवाल करने का तरीका समझ में आया? एवरेज का फंडा ही है कि अगर आपने सारी संख्याओं को 65 65 मान लिया और कुछ संख्याएं 67 हैं, यानी हर संख्या 2 ज्यादा है, तो वो ज्यादा 2 किसी और संख्या से छीन कर ही आया होगा। भाई ये हर संख्या 2 2 ज्यादा है, यानी 22 ज्यादा है, तो 22 कहां से आया होगा? 22 इन 3 संख्याओं से ही आया होगा। ये 5 5 ज्यादा है, 50 कहां से आया होगा? इन 3 संख्याओं से आया होगा। ये बेचारी नहीं रही 65 65, अत्याचार हो गया इनके साथ। सत्यम, आप गलत कह रहे हो, दोबारा पढ़ो सवाल को, दोबारा देख लेता हूं मैं। लेकिन गलती से, ये गलती है भाई, ये गलती है, ये गलती है, गलती से ये हुआ है, ये ओरिजिनल था। कुछ भी मत बोलो, ये सवाल देख लो। ये सवाल देखो, आज की क्लास के सारे सवाल अच्छे और बढ़िया थे, ये देखो।
राधा अपने सामान पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है और वह 35% सामान अंकित मूल्य पर, 40% 15% छूट पर और शेष 20% छूट पर बेचती है। बड़ा ही गंदा सवाल है। देखिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि भाई आपने 100 रुपए का सामान आप 125 पे अंकित कर चुके हो, समझना बात को, ठीक है भाई। अब आप अंकित मूल्य पर जो सामान बेचोगे, जो भी सामान आप अंकित मूल्य पर बेचोगे, वहां पे आपकी प्रॉफिट निकल के आएगी 25%। ये मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, आएगी सीधे, क्योंकि 100 का 125। अगर आप 15% छूट पर बेचोगे तो इसमें से 15% की मैंने छूट घटा दी। 15% की छूट, पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल 3, 15 कम 3, 18.75 की आप छूट दोगे तो इसकी कीमत कितनी रह जाएगी भाई? 18.75 घटाऊंगा तो 106.25, यानी जो लाभ आएगा वो 6.25% का आएगा यहाँ पे लाभ, ठीक है। उसके बाद आप शेष कह रहे हो 20% छूट पे, जब इसकी 20% छूट दी जाएगी 1/5 यानी कि 25, तो ये 100 रह जाएगा, यानी लाभ आएगा 0%, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। अब ऐसे सवाल करने का मैंने तरीका आपको बताया है कि 35% सामान का मतलब 7/20 सामान पे आप 25% का लाभ ले रहे हो, फिर 40% यानी 2/5 पे आप 6.25 ले रहे हो, और बचे हुए पे जो भी होगा वो आप 0 कर रहे हो, तो कोई मतलब उसका है नहीं। 5 से इसको काटा 1.25, 20 से इसको काटूंगा तो 1.25। अब 1.25 कॉमन आ रहा है पूरे में से, 7 और 2 9, 9 से गुणा करूंगा 25 ने 225, 9 एकम 9, 11.25, ये उत्तर है। इससे ज्यादा और इसकी कैलकुलेशन को आसान नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से सवाल को करने का ये बेस्ट तरीका है कि पहले मैं ये निकाल लूं कि प्रॉफिट क्या होगी, कितने पे इतना डिस्काउंट देंगे तो क्या प्रॉफिट बनेगी, इतना डिस्काउंट देंगे तो क्या प्रॉफिट बनेगी। उसके बाद सवाल इतना सा रह गया कि भैया 35% 25% के लाभ पर, 40% 6.25% के लाभ पर, बाकी बचा हुआ 0% के लाभ पर, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। पहले बताओ तरीका ठीक लगा कि नहीं? सीजीएल मेंस 2019 में ये सवाल आया, बड़ा ही प्यारा और अच्छा सवाल था। इस कदर अगर आप सवाल पूछते रहोगे, बताते रहोगे, ये एक आसान सवाल है, इसे होमवर्क में दे रहा हूं और बाकी मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए विदा लेना पड़ेगा आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। बाकी 4:30 बजे मिलेंगे, मेंसुरेशन 3D आज से पढ़ना शुरू करेंगे। सर सीपी को 80 और एमपी 100 मान के कैलकुलेशन कम हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अखिल भाई, ऐसा हो सकता है, आपकी बात में दम है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने में तकलीफ होगी। यहाँ जैसे डायरेक्ट 6.25 बता दे रहे थे, वो चीज फिर वहां पे नहीं होगी, क्योंकि वहां पर 80 पे निकालना पड़ेगा, उसको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर प्री निकल जाएगा इस बार जसवंत, मुझे पूरा भरोसा है कि आप निकाल पाओगे प्री। करण वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा इस कदर जुड़ने के लिए। कल सर हो सके तो मॉर्निंग में ही ले लेना क्लास। ठीक है दिव्यांशु जी, बिल्कुल बिल्कुल ओके।